आज हम करेंगे पाठ शुक्र तारे के समान। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं स्वामी आनंद जी। स्वामी आनंद जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार 2 4 5 पंक्तियों में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। दरअसल महात्मा गांधी जी को शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ एक व्यक्ति थे जो उनके साथ ही रहते थे, उनके एक तरह के असिस्टेंट थे। नाम था महादेव देसाई जी। महादेव देसाई जी महात्मा गांधी जी के काफी सारे काम खुद संभाल लिया करते थे, अर्थात वो बहुत कुछ कर दिया करते थे, महात्मा गांधी की हेल्प कर दिया करते थे और एक तरह के असिस्टेंट कह सकते हो आप, असिस्टेंट थे महात्मा गांधी जी के। महादेव देसाई जी की ही खूबियां इस पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे, जिसको लिखा है लेखक ने। लेखक खुद महात्मा गांधी जी के सानिध्य में कुछ समय तक रहे हैं। तो यही बात अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के नाम का अर्थ पहले इसको देख लेते हैं। शुक्र तारे के समान। शुक्र तारा एक तारा है जो बहुत तेज चमकता है, आपने कई बार देखा होगा। दरअसल ये शुक्र तारा की एक खास बात यह है कि एक तो खास बात यही कि एक बहुत तेज चमकता है, दूसरी जो खास बात है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही दिखता है। जैसे सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उससे पहले काफी तेज चमकदार इसकी रोशनी होती है, तब हमें यह दिख जाता है। कौन? शुक्र तारा। ठीक ऐसे ही शाम के समय में जब सूरज ढलने वाला होता है या हो रहा होता है, ढलने के बाद जब जो स्थिति होती है, ये कुछ घंटों के लिए या 1 2 घंटे के लिए ही ये दिखता है, तो उस समय भी इसकी रोशनी काफी तेज हो जाती है, तो ये साफ दिखता है। लेकिन होता है कुछ समय के लिए, एक सुबह सुबह और एक शाम के समय। तो ये शुक्र तारे के समान बताया है किसको? महादेव देसाई जी को, जो जिसको मैं कह रहा था महात्मा गांधी जी के असिस्टेंट जैसे ही अपनी भूमिका निभाते थे। तो वो शुक्र तारे के समान क्यों हुए, कैसे हुए? दरअसल एक तो उनके अंदर विशेषताएं बहुत थी, जैसे शुक्र तारे में भी है। ठीक ऐसे ही एक और बात भी थी कि वो कुछ समय के लिए ही दिखे, मतलब कुछ टाइम तक वो रहे और अपनी आभा बिखेरी मतलब अपनी विशेषताओं से सबको सराबोर किया, और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं रही, उनकी क्या कहानी थी, ये अब लेखक कुछ बता रहे हैं, उनके बारे में देखते जाइएगा। पहले पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे कि शुक्र तारे के समान उनको क्यों कहा, या शुक्र तारा होता क्या है। देखो, आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, मतलब शुक्र का कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र तारा यूनिक है, अलग है सबसे। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है, चंद्रमा का साथी है वो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ ही आसपास ही दिखता है वो, और एक तरह से वो चंद्रमा का साथी ही है। उसकी आभा प्रभा यानी चमक दमक का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं है। संसार के कवियों ने काफी कुछ शुक्र तारे के बारे में काफी कुछ कहा है, उनकी विशेषताओं के बारे में, उसके ऊपर काफी कविताएं लिखी गई हैं, तो कवि थके नहीं अभी तक। फिर भी नक्षत्र मंडल में यानी इस यूनिवर्स में कलगी रूप यानी ये जो तेज चमकने वाला तारा है, इसको कहा है कलगी रूप। इस तेजस्वी तारे को दुनिया तो या तो एन शाम के समय या फिर बड़े सवेरे यानी ज्यादा सवेरे जब होती है, यानी बिल्कुल सुबह कह सकते हो उसको, घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती, कुछ टाइम के लिए ही दिखती है वो। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में, मतलब आधुनिक भारत जो है उसकी स्वतंत्रता के उषा काल यानी सुबह के समय में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। मतलब वो आकाश में जगमगाए, देश और दुनिया को मुग्ध भी किया, लेकिन बाद में शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त भी हो गई। सेवा धर्म, सेवा इतनी की उन्होंने, मतलब गांधी जी की सेवा इतनी की कि उनको सेवा धर्म में सबसे ऊपरी माना गया। तो सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे कौन? स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में यानी हंसी मजाक में, जब मित्रों के बीच हंसी मजाक होता है तो वो अपने आप को गांधी जी का हम्माल कहने में, हम्माल यानी कुली कहने में, और कभी कभी अपना परिचय मतलब कुली कहने में कोई हिचकिचाते नहीं थे कि मैं उनका कुली हूं। 1% भी उनको इस बात का
अफसोस या एक तरह का दुख नहीं होता था या गिल्टी नहीं होती थी कि मुझे क्या कहा जा रहा है। हालांकि वो कुली नहीं थे, लेकिन वो गांधी जी के संपर्क में ही रहते थे, गांधी जी के सानिध्य में ही रहते थे, वहीं पर ही उनका काम भी किया करते थे, काफी काम संभालते भी थे। तो एक तरह से लोग मजाक में उनको कुली कह देते थे, तो वो उस बात का बुरा नहीं मानते थे। और इतना ही नहीं, कुली तो कहते ही थे, और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर, कभी तो वो पीर मान लेते थे अपने आप को गांधी जी का यानी महात्मा, कभी बावर्ची यानी रसोईया भी, यानी ये सारे काम वो कर लिया करते थे। भिश्ती जो पानी भरने का चमड़े का थैला होता है उसको, यानी उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, तो एक तरह का महादेव जी भी थैले के समान ही है, जिनके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, और वो गांधी जी के लिए ही है। वो खर का मतलब होता है गधा, तो उनको इन नामों से भी पुकारा जाता था कि रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। मतलब कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, कभी भी शर्म महसूस नहीं करते कि मुझे गधा कहा जा रहा है। गधा मतलब एक तरह का बोझा उठाने वाला, तो वो बोझा उठाने वाले थे गांधी जी का, तो उनको गधा भी कह देते थे। बोझा किस तरह का, काम का बोझ, तो वो भी वो उठा लेते थे। तो इस तरह से वो कभी इन चीजों का बुरा नहीं मानते थे। आगे देखिए, अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी का महादेव देसाई जी से बहुत लगाव था, अपने बेटे जैसा ही वो मानते थे। जब 1919 के आसपास की बात है, तो उस समय जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तब उस समय गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी कि मेरे बाद इनको वारिस बना दिया जाए, या ये मेरे वारिस हैं, या यूं कह सकते हो कि ये जो भी मेरा काम है वो ये संभालेंगे, इनके ऊपर रहेगा, इनकी ही चलेगी मेरे बाद। तो ऐसा कुछ वो कह दिया। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखिए, गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया। मतलब जो पहली बार आए थे, तब वो गांधी जी पहचान लेते हैं कि ये लड़का कुछ अच्छा ही करेगा, और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। ये जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग, 1919 के आसपास की बात है, तो 1919 में जो ये कांड हुआ, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो उन दिनों में पलवल स्टेशन पर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल, ये एक जगह का एक तरह का इलाका है जो काफी दूर तक फैला हुआ है यहां, और देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। कौन दुलारे बन चुके थे? महादेव देसाई जी। 1929 तक मतलब सब लोग की पहचान हो गई थी, सब लोग इनको चाहने लगे थे, महादेव देसाई जी को। आगे देखिए, आगे पढ़ने से पहले बच्चों लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया, ये जो टाइम था ना, वो अंग्रेजों का टाइम था। तो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी सरकार काफी अत्याचार कर रही थी, बहुत कुछ हो रहा था देश में। और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान वासी हैं, जैसे खास तौर पर गांधी जी और गांधी जी के साथ रहने वाले ऐसे बहुत से लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में साथ दे रहे थे। गांधी जी जो कहते थे, जैसा चाहते थे वैसा वो करते थे, ताकि देश को स्वतंत्र किया जा सके। ऐसे बहुत से लोग थे जिनमें महादेव देसाई जी सर्वोपरि हैं, मुख्य हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करी गई है। अब आगे देखिए, उनका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। मतलब जो कहर बरस रहा था उसका ब्यौरा रोज रोज आ रहा था। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद यानी उम्र कैद की सजाएं देकर काला पानी भेजा जा रहा था। काला पानी एक तरह की जेल है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार की तरफ है। तो अंडमान निकोबार में जो ये जेल है बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। तो उस समय उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया, मतलब काफी नेताओं को, और उनको उम्र कैद की सजा दे दी। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, नाम सुना होगा, ये एक समाचार पत्र का नाम है। इनके जो संपादक थे श्री कालीनाथ राय, संपादक मतलब एडिटर, एडिटर को क्या किया, 10 साल की जेल की सजा मिल गई, उनको जेल में डाल दिया गया। अब आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है वो ध्यान से सुनना। अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जिन आम जनता पर, हिंदुस्तानियों पर, वो अक्सर गांधी जी से मिलने आया करते थे, और मिलने के समय वो एक उनकी समस्याओं को सुना करते थे, और उनके साथ में बैठते थे महादेव देसाई जी। महादेव देसाई जी लिखा करते थे उनकी समस्याओं को, मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, उनके बीच जो बातचीत हो रही है, वो सब लिखा करते थे। क्यों लिखा करते थे? क्योंकि उनको ये सारी चीजें छपवानी थी। गांधी जी के ही सहमति से उनको ये सारी चीजें छपवानी होती थी एक दैनिक
दैनिक पत्र में, या यूं कह लो कि साप्ताहिक पत्र में भी, दैनिक पत्र में भी, एक तरह से मैगजीन और न्यूज़पेपर में, ताकि लोगों को पता चले अंग्रेज हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए वो राइट अप तैयार किया करते थे। तो ऐसा ही कुछ अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल यानी बहुत ज्यादा मात्रा में समूह के समूह एक जगह जो डिसाइड थी वहीं पर वो आते थे ना। वो जगह कौन सी थी? गांव देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां, मतलब छोटे रूप में टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। मतलब महादेव देसाई जी उनसे मिलवाते भी थे गांधी जी से कि अभी थोड़ा टाइम नहीं है, अभी किसी और से मिल रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाना, थोड़ी देर इंतजार कर लो। फिर वो थोड़ी देर में उनको भेज देते। इस तरह से उनका ये काम भी हुआ करता था। आगे देखिए, गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक नाम था बॉम्बे कार्निकल। इस नाम से इन सब विषयों पर लेख लिखा करते। मतलब जो अखबार आता था दैनिक, कौन सा? बॉम्बे कार्निकल। इस नाम के अखबार में ये सारी चीजें वो लिखा करते थे। कौन सी चीजें? जो वो मुलाकातें, वो जो समस्याएं थी लोगों की, ये सारी बातें। कार्निकल में जगह की तंगी बनी रहती थी, जगह कम होती थी। क्यों? क्योंकि छपने के लिए बहुत सारा मैटर है, लेकिन अखबार तो एक लिमिटेड स्पेस लिए हुए है। इसीलिए कुछ ही दिनों में कार्निकल के नीडर, मतलब कार्निकल के जो संपादक थे, एडिटर थे, वो अंग्रेज थे। नाम था कौन? हार्नी मैन। हार्नी मैन जो कि अंग्रेजी थे, नीडर थे, वो एक निष्पक्ष रूप से अखबारें छापते थे, या यूं कह लो खबरें छापते थे। तो वो ये नहीं देखते थे मुझे अंग्रेजों की साइड लेनी है, वो एक कॉमन बात लिखते थे। तो उस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उनको देश निकाला कर दिया, यानी भारत से निकाल दिया। किसको? हार्नी मैन, जो कि संपादक थे, एडिटर थे। अब स्थिति यह हुई कि हार्नी मैन काफी मदद कर दिया करते थे। अब वो मदद होने नहीं लगी, क्योंकि उनको देश निकाला, यानी देश, अपने देश वापस भेज दिया, यानी इंग्लैंड भेज दिया। अब इनका जो काम है वो कौन करे? ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ ही दिनों में कार्निकल के नीडर अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बंबई के 3 नेता थे। 3 नेता का नाम क्या क्या था? शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास। इनमें अंतिम, यानी ये जो जमुना दास द्वारकादास है, ये आखिरी जो नाम लिखा हुआ है, ये क्या थे? ये श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे, यानी उनको काफी मानते थे। ये नेता, यानी ये जो नेता थे, यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। यंग इंडिया एक नाम का साप्ताहिक, मतलब पत्रिका कह सकते हो, मैगजीन कह सकते हो, वो निकलती थी। लेकिन उसमें कार्निकल वाले, यानी ये जो कार्निकल के जो संपादक हैं, नाम है हार्नी मैन, ही मुख्य रूप से लिखते थे। यानी आसान भाषा में समझाऊं तो यंग इंडिया का जो ये साप्ताहिक पत्रिका आती थी, मैगजीन आती थी, उसमें हार्नी मैन काफी योगदान करते थे। अब हार्नी मैन ही नहीं रहे, अब इसमें योगदान कौन करेगा? योगदान मतलब काफी लिख लिया करते थे, उसमें संपादन भी कर दिया करते थे, एडिटिंग करते थे, तो इस तरह की सारी चीजें वो कर दिया करते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं हुई। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो यंग इंडिया जो कि मैगजीन थी, उसका काम प्रभावित होने लगा, यानी बाधित होने लगा। उसका काम कौन करे? तो इन 3 नेताओं ने, जो कि गांधी जी के काफी प्रशंसक थे, उन्होंने अनुरोध किया कि गांधी जी आप ही इसके संपादक बन जाए, यानी यंग इंडिया के। तो गांधी जी को इन चीजों की तो खास जरूरत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, कुछ लिखने में भी, या कुछ तरह इस तरह की मुलाकातें करना, ये सारी चीजें उनको अच्छी लगती थी। तो गांधी जी ने यह स्वीकार किया। अब गांधी जी काफी लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और अपनी एडिटिंग का काम भी कर रहे हैं, यानी न्यूज एडिटिंग का, और लिख भी रहे हैं, खुद लिखते भी थे। इवन इतना स्पेस की कमी हो गई कि अब जो साप्ताहिक पत्र था, यानी वीकली मैगजीन थी, वो अब क्या कर दी गई? वीक में 2 बार छापने लगे। गांधी जी का एक रिक्वेस्ट आई कि इसको 2 दिन में छाप दिया जाए, या 3 दिन में छाप दिया जाए एक बार, तो कैसा रही? तो वो ऐसा ही होने लगा। अब स्थिति क्या हुई वो अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जितना समझा वो पढ़ लेते हैं। उनको देश निकाला मिलने के बाद, किनको? वो जो संपादक थे, इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। जो आंदोलन चला था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन, उसकी बात हो रही है। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का एक काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार, यानी पत्रों का जवाब देना, इसको पत्र व्यवहार कहते हैं,
और गांधी जी और क्या कर रहे थे, मुलाकातें भी कर रहे थे, आम सभाएं भी कर रहे थे। आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लिए लेख लिखना, टिप्पणियां लिखनी, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। अब इसमें हम कौन, हम दरअसल लेखक भी शामिल है। लेखक कहते हैं कि हम ये सारी चीजें जो गांधी जी लिखा करते थे, ये मुलाकातें, आम सभाएं, लेख, टिप्पणियां, ये सारी चीजें मिलाकर हमें 3 दिन में ही तैयार करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो मैगजीन सप्ताह में एक बार आती थी अब 3 दिन में ही आने लगी। तो अब स्थिति ये हुई कि हमारा काम भी बहुत बढ़ गया, यानी लेखक कह रहे हैं ये बात। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया। मतलब यंग इंडिया के संपादक तो वो थे ही, नवजीवन के संपादक बनने का एक ऑफर भी उनके पास आ गया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से ही निकलने लगे। मतलब वो भी निकाल लिया। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम, मैं कौन, लेखक खुद कह रहे हैं कि मैं साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। साबरमती आश्रम के बारे में जानते होंगे आप, गांधी जी का आश्रम। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिक, मतलब अब आगे जो पढ़ेंगे हम वो ये लिखा है कि लेखक शुरू में क्या किया करता था। अभी तो वो गए हैं तो वो थोड़ा सा काम किया करते थे, यानी 1-2 जिम्मेदारियां उनको दे दी गई थी गांधी जी द्वारा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो उनका काम भी और बढ़ा दिया गया। किसका, लेखक का। वो क्या काम दिया वो आगे लिखा हुआ देखो। शुरू में क्या काम मिला था, ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरी रही। मतलब मेरी जिम्मे थी क्या क्या चीजें, साप्ताहिक डाक को भिजवाना और हिसाब किताब रखना। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की, दोनों कौन कौन से, एक तो यंग इंडिया और दूसरे का नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। मतलब वो तो देश भ्रमण करते रहते, यहां से वहां जाते रहे। ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख जरूर लिखते और भेजते थे। किसके पास, लेखक के पास, ताकि वो छपवा सके। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि, ये सारे लोग जो अभी भी मैंने पहली लाइन पढ़ी, ये सारे लोग गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। कॉलम मतलब एक तरह का पैराग्राफ लिखा करते थे, वो एक जगह कॉलम कहते हैं उसको। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे। कौन, महादेव। महादेव जो उनके साथ ही रहते हैं वो गांधी जी की यात्राएं और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियां जो भी हो रही हैं वो सारा विवरण उनको भेजते थे। किसको, लेखक को, ताकि वो छप सके। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि महादेव जी गांधी जी के साथ रहकर उनकी गतिविधि को तो नोट करते ही थे, साथ ही जो अंग्रेजी अखबारों में या जो भी उनके विरोधी थे, किनके, गांधी जी के या देश के जो विरोधी थे वो उनके खिलाफ कुछ लिखते तो उसका जवाब बहुत बढ़िया तरीके से देते थे लिखकर, ताकि उनको जवाब मिले, उनको लताड़ा जा सके। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार ऐसा किया करते थे महादेव जी। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लेख किया करते थे, लिखते थे। और इन सब चीजों के कारण ही देश के वो लाडले बन गए थे। यही बात अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। इसके अलावा महादेव, मतलब महादेव जी ये सब चीजें तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा महादेव जी देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, अग्रगण्य मतलब जो सबसे आगे गिना जाता है, सबसे टॉप पर होता है, तो देश विदेश के जो अग्रगण्य समाचार पत्र हैं, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों का देखा करते थे। मतलब हर रोज उन पर कड़री नजर लगाए रहते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। आड़े हाथों लेना मतलब उनका विरोध करना, ये लेख वो समय समय पर लिखा करते थे। कौन, महादेव जी। और भी चीजें हैं, बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, मतलब बहुत भरपूर तरीके से नजर रखना कि कौन क्या कर रहा है। ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर यानी दृढ़ से दृढ़, मजबूत से मजबूत विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद, मतलब विनय का मतलब होता है विनम्रता भी रखते, विवेक ज्ञान भी रखते और विवेक और विनय से युक्त विवाद करते थे। करने की गांधी जी की तालीम इन सब गुणों के ने
तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप में एमडी यानी महादेव को सबका लाडला बना दिया था। मतलब ये सारी गतिविधि वो करते थे, इन सब चीजों के कारण ही एमडी सबके लाडले बन गए। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि महादेव देसाई गांधी जी से पहले की जो स्थिति थी, उनका जो जीवन था वो कैसा था। दरअसल वो जब उन्होंने पढ़ाई की, किन्होंने, महादेव जी ने जो पढ़ाई की वो वकालत की और वकालत की पढ़ाई करते हुए उनके एक जिगरी दोस्त हुआ करते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो इतनी खास बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो वकालत की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई के साथ साथ लेकिन उनका जो शौक था वो साहित्य की तरफ था, यानी लिखने की तरफ था। साहित्य वो बहुत अच्छा मानते थे, पसंद करते थे, उनका शौक था। तो अब वकालत और साहित्य का तो कोई आसपास का लेन देन ही नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। वकालत में तो झूठ को सच, सच को झूठ बनाना पड़ता है, साहित्य में ऐसा नहीं होता, साहित्य में तो बहुत अलग ही तरह का माहौल होता है। तो अब स्थिति यह हुई कि उन्होंने वकालत छोड़कर वो साहित्य को अपना लिया, क्योंकि शुरू से ही शौक था। वही बात अब हम पढ़ने वाले। देखिए, गांधी जी के पास आने से पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। मतलब अनुवाद विभाग मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे, दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर, किस पेशे में, वकालत वाले पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद, स्याह माने काला, काले को सफेद और सफेद को काला करना पड़ता था। मतलब झूठ को सच, सच को झूठ बनाना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। मतलब किसका, वकालत का, ना तो साहित्य से रिलेशन है उसका, ना ही संस्कार। अगर किसी के अंदर संस्कार भर दिए जाए कि झूठ कभी नहीं बोलना, तो वो वकील नहीं बन पाता। तो संस्कार और साहित्य तो आप आसपास ही नहीं है वकील वकालत के। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से ही, यानी उस टाइम से ही टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था, यानी पढ़ना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप, ये दोनों ही एक शीर्षक हैं, टॉपिक्स हैं, या यूं कह लो कि एक टाइटल है। शीर्षक नाटिका शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। मतलब ये अनुवाद उन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, खर का मतलब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे महादेव जी की लिखावट के बारे में। मतलब वो लिखते थे, आपको, आपने काफी पढ़ लिया है पाठ, लेकिन उनकी लिखावट की इतनी अच्छी विशेषता थी। एक तो वो शुद्ध लिखते थे, कोई गलती नहीं, यहां तक कि कोमा मात्र की भी गलती नहीं होती थी। दूसरा, लिखावट इतनी अच्छी कि शायद ही किसी की हो पूरी दुनिया में, इतनी सुंदर, जैसे टाइप किया हुआ हो, इतनी अच्छी उनकी लिखावट हुआ करती थी। तीसरी विशेषता कि वो लिखते जो भी थे वो लंबे में लिखते थे, गति से लिखते थे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में लिख दिया। मतलब फॉर एग्जांपल, गांधी जी से कोई मुलाकात करने आया, कोई फेमस पर्सनैलिटी आ गए या बड़े लोग आ गए, अब उनकी मुलाकातों में नोट किए जाते हैं ना, ताकि छपवा सकें, तो वो नोट शॉर्ट में नहीं करते थे, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखा करते थे। दूसरी तरफ जो दूसरों के असिस्टेंट हुआ करते, यानी कोई और दूसरे बड़े आदमी का कोई असिस्टेंट आ गया, वो भी लिखा करता। जब वो लिखता था तो वो शॉर्ट हैंड का प्रयोग करता था। शॉर्ट हैंड एक तरह की एक ऐसी लिखावट है जिसको शॉर्ट, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, इस तरह से ये शॉर्ट हैंड होती है। ये शॉर्ट हैंड का काम क्या है, दरअसल ये शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट में लिखने का एक तरीका, ठीक है। तो वो शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे बाकी लोग, लेकिन महादेव देसाई को शॉर्ट हैंड आता ही नहीं था। तो वो क्या करते थे, लंबे लंबे वाक्य लिखा करते थे, पूरे पूरे। अब स्थिति होती थी कि वो एक तरफ शॉर्ट हैंड लिखने वाले और एक तरफ महादेव देसाई लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने वाले। अब दोनों की जब तुलना होती थी, अब जो शॉर्ट हैंड लिखता है ना, वो शॉर्ट हैंड ही नहीं लिखा रहता, उसमें एज इट इज नहीं लिखता, वो शॉर्ट हैंड लिख लेता था, बाद में उसको पूरे पैराग्राफ में लिख कर आता था, फिर वो दिखाता था कि ये ठीक है, ऐसा छपवा दें। तो जब उसकी लिखावट और महादेव देसाई, जो कि उसी समय ही बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ में लिख लिया करते थे, और दोनों की जब तुलना की जाती तो स्थिति यह होती कि महादेव देसाई में एक रत्ती मात्र भी गलती नहीं होती थी, दूसरी तरफ वो उनके अंदर इतनी गलतियां मिल जाया करती थी। तो स्थिति ये थी कि ये तीन विशेषताएं, एक तो वो कौन कौन सी, महादेव देसाई की ये तीन विशेषताएं उनकी लेखनी की, कि एक तो वो शुद्ध लिखते थे, प्योर, कोई एक भी गलती नहीं होना। दूसरा, उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। तीसरा, वो पैराग्राफ के रूप में लिखा करते थे, यानी लंबे लंबे रूप में लिखते थे, शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। यही बात अब हम इन 2-3 पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी मतलब मुकाबला करने वाला,
वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र, मतलब वायसराय जो कि एक तरह के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह लो, अंग्रेजों के टाइम पे ये हुआ करते थे वायसराय, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। तो वायसराय के नाम जो जाने जाते थे पत्र जो गांधी जी लिखा करते थे, या गांधी जी तो बोलते थे कि ये लिख दो, लेकिन लिखावट किसकी होती थी? महादेव जी की। तो वो जाते थे, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे, मतलब सांस ऊपर जाती नीचे जाती। क्यों? उनकी लिखावट को देखकर, इतनी सुंदर लिखावट, इतनी अच्छी लिखावट, इतना शुद्ध रूप। तो ये सब चीजें को देखकर उनकी सांस उसास होती रहती। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत होता है ब्रिटिश शासन, यानी जो अंग्रेजी सरकार थी उसका जो शासन था, उस पर कहीं भी सूरज न डूबता हो। सूरज न डूबना मतलब कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। पर ऐसी लिखावट तो उनके पास भी नहीं थी। यही बात लिखी हुई है कि ब्रिटिश सल्तनत पर चाहे भले ही उन दिनों कहीं पर भी सूरज न डूबता हो, कोई कभी ना हो, लेकिन उस सल्तनत के, उस शासन के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला जो लेखक है, ये कहां मिलता था? उनको भी नसीब नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे क्या कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापें, यानी ये जो बातचीत होना पर लिखी गई टिप्पणियां, सब पर फुल स्केप में चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तिका में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता। जेट की गति मतलब बहुत तेज गति से लिखते थे, क्योंकि हम बातचीत जैसे मैं बोल रहा हूं, इस गति से लिखना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन जब वो गांधी जी और उनके सामने जो लोग बैठे हो बातचीत कर रहे हो और उसी तेजी गति से उनको लिखना हो, तो कितनी स्पीड हो सकती है? एक तरह की जेट की गति जैसे होती है, वैसी ही गति से वो लिखा करते थे। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुषों, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संचालक, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो गांधी जी से मिलने आते रहते थे। ये बड़े बड़े लोग, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते। मतलब ये जो बड़े बड़े लोग आते थे, इनके पास भी तो असिस्टेंट हुआ करते थे लिखने वाले, तो वो जब लिखते थे वो शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव कभी शॉर्ट हैंड प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि आता ही नहीं था। तो महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। अब ये जो सारे लोग शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं, अब मुलाकात के बाद जब वो अपने घर चले जाते, अपने जहां पर भी उनका स्थान है वहां चले जाते, वहां पर वो लंबी लिखावट लिखते थे, क्योंकि शॉर्ट हैंड सब तो जानते नहीं है, तो किसी को तो दिखाना है ना कि हमने ये लिखा है, चेक करवानी है। तो वो अब लंबी लिखावट में लिखते आराम से, क्योंकि उनके पास अब समय होता, उस टाइम तो समय नहीं होता, तो इसलिए शॉर्ट हैंड में लिख लिया। तो अब समय होने पर तो वो जब लंबी लिखावट लिखते तो वो दिखाते थे, और गांधी जी से भी चेक करवाने आते थे कि हमने ये आपसे मुलाकात की थी, तब ये लिखा है, तो ये छपवाने के लिए भेजना है, तो ये देख लो एक बार ठीक है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है, कुछ कटवाना हो, तो इस तरह की चीजें वो दिखाते थे। गांधी जी जब देखते तो फिर वो इतनी गलतियां निकाल दिया करते कि इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, या ये कमी है, ये कमी है। तो वो कहते थे कि अरे तुम यहां आने से पहले महादेव जी से मिलवा ही लेते, उनमें कभी गलती नहीं मिलती, एक बार उनसे मिलवा लो। तो वो लोग हैरान हो जाते थे। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर, यानी अपनी जगह पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव जी की डायरी में या नोट बही में मजाल है कोई कौमा मात्र भी भूल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता था। गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबा कर रह जाते, मतलब बहुत हैरान हो जाते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। मतलब गांधी जी के पास भी अब तभी जाने लगे। देखो, ये है महादेव देसाई जी, महादेव देसाई जी जो कि बहुत गुणों से भरपूर थे। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि महादेव देसाई जी जो कि इतने व्यस्त रहते थे, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को अपडेट रखा हुआ था। मतलब दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि गांधी जी के जो गतिविधियां हो रही है उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के लेख लिखना, इसके बावजूद भी वो अपने आप को अपडेट रखते थे दूसरी दुनिया में, जैसे दूसरों के अखबारों में क्या छप रहा है, या आज की जो करंट अफेयर्स है वो क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीजों से वो अपडेट भी रहते थे। एक एक चीज इनको पता होती थी। और इनके खुद के जो काम, डेली रूटीन्स के काम जो हम लोग भी करते, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, ये सारी चीजें करना, ये कब करते
किसी को कुछ नहीं पता होता था। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि ये सारी जो डेली रूटीन की चीजें ये कब कर लिया करते थे। इनकी दिन इनकी रातें सब समान हो गई थी, दिन रात एक किया हुआ था। यही बातें अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, देखते जाइए। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन मतलब अपडेटेड रहना, जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। मतलब अपने आप को अपडेट करने वाली पुस्तकें रखते थे वो अपने पास ही, और वो पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट रखते थे, वो सारी खबर रखते थे। वो सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ी के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में यानी थैलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते। मतलब अपने थैले में वो क्या करते थे, अपने पुस्तकें रखते थे और ताजा जो समाचार पत्र हैं वो रखा करते थे, मैगजीन रखा करते थे, और वो हमेशा वहां पर पढ़ते रहते थे जब भी उनको वो मौका मिलता। अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। ये सब काम वो करते थे खाली रहकर। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदाय, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी रफा हाजतें करते। रफा हाजत करना मतलब होता है जो टॉयलेट वगैरह जाना, इस तरह की रफा हाजत होती है। किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटों का काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, सूत भी काट देते। मतलब इतनी व्यवस्था के बावजूद भी, अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। अब अगले पैराग्राफ में हम एक विशेषता और भी पढ़ेंगे। वो कौन सी विशेषता? दरअसल जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश को जाने वाली जो एक मैदानी इलाका है, वहां पर रेत ही रेत है, आपको एक कंकर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही महादेव का व्यवहार था दूसरों के प्रति। जो भी उनके संपर्क में आता, क्या मजाल एक कंकर जैसी भी चुभन उनको हो। मतलब वो जो बोलते थे, उनकी बातों से किसी को चुभन महसूस नहीं होती, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया एक कंकर जितना भी। इतनी सारी विशेषताओं के साथ साथ ये भी विशेषता कि उनके संपर्क में जो इतने लोग आ रहे हैं, उनको कभी भी बुरा फील नहीं करवाया। ऐसे कुछ हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद मतलब एक रेत का नाम है, गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक यानी छोटे से छोटा एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा, निर्मल यानी साफ प्रतिभा, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी, दूध के समान नहला देती थी। अर्थात कभी भी ऐसा चुभन महसूस ही नहीं हुई। उसमें सराबोर यानी उसमें युक्त होने वाले के मन में, यानी युक्त होना मतलब उनसे संपर्क से युक्त होने वाला, कि मन में उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता नहीं था। मतलब वो उनके संपर्क में आते, लोग उनसे आकर्षित हुए बिना रहते नहीं थे। बच्चों, महादेव के घनिष्ठ मित्र का नाम क्या बताया था मैंने? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं अब तक भी कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर एक तरह गुथ गए। मतलब अब वो दो लोग रहे ही नहीं, दोनों लोग एक जान बन गए थे। एक जैसे ही काम, उनके सब कुछ एक ही समान होने लगा। अब ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि गांधी जी और महादेव को अलग अलग देखा जाए। ऐसा कभी कल्पना में भी नहीं कोई सोच सकता था। तो यही बात देखिए, गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत यानी लगातार व्यस्तता, मतलब लगातार व्यस्त चल रही है, किसके कारण? कामकाज के कारण, के बीच कोई कल्पना भी न कर सके इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी में अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। मतलब महादेव जी ने खुद के लिए भी समय निकाला, वो अपनी डायरी भी लिखा करते थे। पता नहीं कब लिख लिया करते थे, कोई किसी नहीं जानता इस बात में। और भी कई तरह की जो रचनाएं हैं उनकी आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट, मतलब प्रथम श्रेणी यानी टॉप क्लास की, क्या है टॉप क्लास की? संस्कार संपन्न भाषा है उनके पास और मनोहारी लेखन शैली है। ये जो ईश्वरीय देन उनको मिली है, महादेव को
बहुत यूनिक मिली है, महादेव को ही मिली। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, मतलब उनके पास ये विशेषताएं थी यानी लेखनी वाली, लेकिन गांधी जी के पास जब पहुंचे तो वो घमासान लड़ाइयां हो रही थी, आंदोलन थे चल रहे थे, समाचार पत्रों की चर्चाएं हो रही थी। इन भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्य, मतलब सिर्फ वो साहित्य कर पाते ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय मिला ही नहीं। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी की एक आत्मकथा थी सत्य के प्रयोग, इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया था, जो नव जीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता था। यंग इंडिया एक पत्रिका यानी मैगजीन, वो धीरे मतलब एक बहुत बड़ी आत्मकथा है, अब एक ही दिन में तो छप नहीं सकती, तो कुछ कुछ हिस्सों में वो छपती रहती थी, तो हर हफ्ते वो यंग इंडिया में छपता रहता। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। मतलब गांधी जी के जो आत्मकथा है उसके संस्करण पता नहीं कितने लोगों ने पढ़े हैं, बिके हैं, पता नहीं कितने सीक्वेंस आए हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो एक समय ऐसा आ गया कि गांधी जी अब एक जगह से दूसरी जगह रहने लग गए। अब वहां पर महादेव जी के पास रहने की अभी उस समय स्थिति नहीं थी, तो क्या हुआ, महादेव अलग रहने लगे, गांधी जी अलग रहने लगे। लेकिन अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि वो मिलते नहीं थे, रोज वो मिलते भी थे और वो चर्चाएं परिचर्चाएं ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था महादेव जी का, वो लगभग 11 मील था, ये हर रोज किया करते थे। और भी बहुत से काम, एक तरह की उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे जवाब दे गया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई, यानी समय से पहले ही मृत्यु हो गई। ये बात अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, मतलब एक कारण हो सकता है, ये जो चलना, ये कमजोरी आना, ये सारी चीजें कारण हो सकती हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। मतलब वहां पर वो बैठ गए, वहां पर ही रहना है उनको अब। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हो गए, वो तो एक बाद की बात है। लेकिन तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे थे। वहीं से वे वर्धा की असहाय गर्मी में रोज, मतलब असहाय गर्मी पड़ रही थी उस समय भी, रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे, वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल यानी ऑपोजिट, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहते हैं। एक भजन है, नाम है, वो भजन की लाइन है, एरे जख्म जोगे नहीं जैसे। अब इसका क्या अर्थ है, ये आगे लिखा हुआ है, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। कौन सा घाव था, उनके जाने का, महादेव के जाने का। बाद के सालों में, यानी बाद जब वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके साथ प्यारे लाल जी रहते थे, तो प्यारे लाल जी को वो अक्सर महादेव जी कह दिया करते। यही बात लिखी हुई है, बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास अचानक से उनके मुंह से महादेव ही निकलता। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए। लेकिन ये मिलेंगे कहां? ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th B क्लास। इस नाम से एक लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, आपको ये तीनों चीजें एक साथ एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी, तो ये जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने, इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, शुक्र तारे को किसका साथी माना गया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। शुक्र तारे को किसका साथी माना गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए मंगल, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी सायंकाल का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नरहरि भाई और महादेव ने साथ साथ किसकी पढ़ाई की थी? आपके ऑप्शन, ए संपादकीय, बी वकालत, सी स्नातकोत्तर, डी हिंदू अनुवाद। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी वकालत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महादेव का किस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था? आपके ऑप्शन, बोलने में, काम करने में, लिखावट में या चलने में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी लिखावट में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महादेव ने गांधी जी की आत्मकथा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन, ए हिंदी, बी गुजराती, मलयालम या अंग्रेजी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको एक ही पेज पर A to Z सिलेबस आपकी क्लास का एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिंक जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।